हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृतिका LLB में। और इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे LLB 5th सेमेस्टर वाले। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ये जो आपका पेपर है ये कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वाचन या अर्थान्वयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका के आशय को निश्चित करता है। ये एक डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? तो सामंड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि निर्वाचन या अर्थान्वयन का अर्थ है विधि की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका के आशय को निश्चित करता है। ठीक है, ये सामंड के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। उपधारणा की कोई आवश्यकता नहीं है किसमें? यदि विधायिका का आशय स्पष्ट है। अगर विधायिका का आशय स्पष्ट है तो वहां पर फिर कोई उपधारणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्द का अर्थ उसके साथ के शब्दों से जाना जाना चाहिए। फिर से रिपीट कर दें, किसी शब्द का अर्थ उसके साथ के शब्दों से जाना जाना चाहिए। यह सिद्धांत निम्नलिखित लैटिन सूक्ति में दिया गया। किस लैटिन सूक्ति में दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर सी है, सहचारेण ज्ञायते। सहचारेण ज्ञायते जो आपकी लैटिन मैक्सिम है, तो इस लैटिन मैक्सिम के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कानून की व्याख्या करते समय कानून का ऐसा कार्य नहीं दिखाना चाहिए जो दूसरों को अनावश्यक बना दे, जो दूसरों को अनावश्यक बना दे। अगला क्वेश्चन आपका है 5th नंबर, सजाती का नियम लागू होता है। सजाती का नियम लागू होता है कहाँ पर लागू होता है? जहाँ सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं। जहाँ पर सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं वहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है? सजातीय नियम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वचन का प्राथमिक नियम है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक नियम है? तो करेक्ट आंसर आपका ए है, संविधि को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। ये प्राथमिक नियम है। और बाद में अगर पढ़ने पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट हो रहा है, उसके बाद फिर आप इन नियमों का प्रयोग करेंगे, जो कि निर्वाचन का शाब्दिक नियम है, स्वर्णिम नियम और रिष्टि का नियम। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि संविधि को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वचन के द्वितीय नियम है? इनमें से कौन सा निर्वचन के द्वितीय नियम है? तो आपका सभी जितने भी आपका है शाब्दिक नियम, स्वर्णिम नियम, रिष्टि का नियम, ये सारे जो हैं आपके द्वितीय नियम हैं। ठीक है, निर्वचन के सेकेंडरी रूल हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निर्वचन एवं अर्थान्वयन, बहुत से बच्चों को लगता है कि निर्वचन और अर्थान्वयन दोनों एक ही है, यानी समान अर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, निर्वचन और अर्थान्वयन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इन दोनों का काम अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन संबंधित है। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किससे संबंधित है? संविधान के अर्थान्वयन से संबंधित है। याद रखिएगा, जो सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन है वो संविधान के अर्थान्वयन से संबंधित है। ठीक है, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निर्वचन का उद्देश्य। निर्वचन का उद्देश्य क्या है? विधायिका के आशय को उजागर करना। विधायिका के आशय को उजागर करना या आशय का पता लगाना, यही आपका निर्वचन का क्या है? उद्देश्य है। और आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी इंटरप्रिटेशन पढ़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले इंटरप्रिटेशन आपका जो सब्जेक्ट है उसको पहले अच्छे से समझिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप अगर बुक से पढ़ने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा। अभी इंटरप्रिटेशन की मैंने कुछ ही टाइम पहले इंटरप्रिटेशन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी ऑलरेडी चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोगों में से किसी ने, तो उसको जा करके एक बार वहाँ से अपने सारे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप MCQ को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको इस पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वचन के किस नियम के अनुसार
पुरानी विधियों की व्याख्या उसी तरह से की जानी चाहिए जैसी वे उस तिथि को थी जब वे पारित हुई थी। तो किस नियम के अनुसार? तो बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। कानून की तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम है। कानून की तत्कालीन व्याख्या जो है वो सर्वोत्तम है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधि के शब्दों, फ्रेजों, वाक्यों इत्यादि को उनके स्वाभाविक, सामान्य एवं व्याकरणीय अर्थों को समझते हुए अर्थान्वयन करना चाहिए जब तक कि उससे कोई बेतुकापन ना हो। यह निर्वाचन का नियम है जिसे कहा जाता है प्राथमिक नियम। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक नियम। अगला क्वेश्चन है, वह पदावली जो सामान्य शब्दों में अधिनियम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है और यह अक्सर प्रस्तावना से पहले होता है, क्या कहलाता है? दीर्घ शीर्षक। क्या कहलाता है? दीर्घ शीर्षक। ऐसी पदावली जो सामान्य शब्दों में अधिनियम के उद्देश्य को निर्धारित करता है और यह अक्सर प्रस्तावना से पहले होता है, इसको कहा जाता है दीर्घ शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा संविधि के निर्वाचन हेतु बाह्य सहायक है? संविधि के निर्वाचन हेतु बाह्य सहायक कौन है? तो आपका संसदीय इतिहास, विदेशी निर्णय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारे जो हैं ये क्या हैं आपके संविधि के निर्वाचन के लिए बाह्य सहायक हैं, ठीक है, यानी एक्सटर्नल एड। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब कानून मौजूदा कानून में कोई बदलाव करने का कोई दावा नहीं करता है, यानी जब कानून मौजूदा कानून में कोई बदलाव करने का दावा नहीं करता है लेकिन केवल घोषणा करता है कि वह क्या है, ऐसे कानून को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घोषणात्मक कानून कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में संविधियों के निर्वचन का आंतरिक सहायक निम्नलिखित में से कौन सा है? आंतरिक सहायक कौन है आपका? तो दीर्घ शीर्षक, पार्श्व टिप्पणी और निर्वचन खंड, ये सभी आपका करेक्ट आंसर है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधि कठोर रूप से निर्वचित की जाती है? इनमें कौन सी संविधि कठोर रूप में निर्वचित की जाती है? तो आपराधिक संविधि जो है वो आपराधिक जो विधियां हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, इनको कठोर रूप में निर्वचित किया जाता है। ये सब हमने जो भी वीडियोस बनाए थे इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, उसमें सभी को एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अधिनियम में अनुसूची और विशिष्ट प्रावधान के बीच में कोई संगति दिखाई देती है तो निम्न में से मान्य होगा, क्या मान्य होगा? प्रावधान आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायन की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य सहायक स्वीकार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य सहायक स्वीकार्य है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी संसदीय समिति की रिपोर्ट और शब्दकोश विधेयक के खंड पर टिप्पणी, ये सभी आपका विधान की व्याख्या करने में बाह्य सहायक के रूप में स्वीकार्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेडन वाद संबंधित है। जो हेडन्स का वाद है वो किससे संबंधित है? रिष्टि से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर के हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छा फीडबैक आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दें। ओके, तो आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा मुझे। अगर वीडियो अभी तक किसी ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वीडियो से हेल्प हो पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।